स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों। अभी का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा वीडियो हो सकता है। तो ये विशेष रूप से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के बच्चों के लिए सभी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे अपना एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त के विषय में। रक्त क्या है, कैसा होता है, यह सभी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो ये रक्त है, यह जो रक्त है यह हमारे शरीर में एक संयोजी ऊतक की तरह है। मतलब कि यह तरल अवस्था में पाया जाता है। आपने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा ऊतक के विषय में। तो हम बात करते हैं आगे रक्त का। रक्त का जो पीएच है, पीएच इसका होता है, कितना होता है पीएच 7.4, यानी कि यह हमारे शरीर में क्षारीय रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है दोस्तों? क्षारीय रूप में यह हमारे शरीर में उपस्थित होता है। यदि हम एक व्यक्ति में रक्त की मात्रा देखें तो हम पाएंगे कि उस एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा होती है 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 बोल सकते हैं हम। अगर हम किस व्यक्ति के वजन के अनुसार उसका ब्लड नापने की कोशिश करें तो हम उस व्यक्ति के ब्लड उसका जो इतना वजन है हम उसके ब्लड में से उसका 7% घटा दें, मतलब कि वजन का हम 7% घटा दें तो हमारे शरीर में उस ब्लड व्यक्ति का 7% जो हिस्सा कटा है उसका ब्लड मात्रा निकल आएगी। तो एक उदाहरण से समझिएगा, किसी व्यक्ति का शरीर का वजन है 50 किलो। यदि हम इसका 7% निकालें तो हम क्या पाएंगे? ऐसे करके ही तो करते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, इसका जो भी आंसर आएगा वो उसका व्यक्ति का ब्लड की मात्रा होगी। तो अगर हम ये जो व्यक्ति है एक फीमेल है, अगर हम फीमेल के विषय में जानकारी करें तो फीमेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? फीमेल जो है उसमें व्यक्ति के रक्त के अनुसार उसमें मात्रा होती है 5 लीटर। कितनी होती है दोस्तों? 5 लीटर ब्लड की मात्रा पाई जाती है एक किसी फीमेल में। ठीक, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड जो है जो कम पाया जाता है। ठीक, अब अगर हम इसके काम की बात करें तो एक मुख्य कार्य है, यह गैसों का आदान प्रदान करता है और पोषक पदार्थों को हमारे शरीर में पहुंचाता है। तो जो रक्त का निर्माण है, जब बच्चा छोटी उम्र में होता है या हम कहें भ्रूण अवस्था में होता है या गर्भाशय में होता है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? हम पाएंगे कि ब्लड का जो निर्माण है ना वो होता है मीसोडर्म, यानी मीसोडर्म एक त्वचा के ऊपर पाया जाता है, यानी कि त्वचा के भीतर और बाहर दोनों तरफ मिल जाता है। इसे हम कहें तो मध्यस्थ स्थान पर ये पाया जाता है, यह होता है मीसोडर्म में। ठीक, जब बच्चा का निर्माण वयस्क अवस्था में होता है तो बच्चे का निर्माण मतलब बच्चे में खून का निर्माण वयस्क अवस्था में होता है, तो वह कहाँ पर होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। ठीक है दोस्तों, ये होता है अस्थि मज्जा में। तो अगर हम आगे बात करें तो रक्त का प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है। जो अस्थि मज्जा है ये तिल्लीहा या झिल्ली में उपस्थित होता है। जो ये प्लीहा है ना, इसे हम रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कब्रिस्तान भी कहते हैं। अर्थात स्पेलिन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। स्पेलिन जो है ये इंग्लिश शब्द है, ये प्लीहा का इंग्लिश वर्ड है। इसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं और इसे हम कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक, दो शब्दों से इसे जाना जाता है। प्लिया को दो शब्दों से जाना जाता है, एक ब्लड बैंक और इसे स्प्लिन। एस, देखो स्पेलिंग में बता देता हूँ, SPLEEN स्प्लिन। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब हम इस रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं।
तो जो रक्त का हम अध्ययन करते हैं वह हम हीमाटोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? हीमोटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और जो इस रक्त के बारे में हम जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो इस रक्त का इसके खोज किसने की थी, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। इसके निर्माता हैं, ये खोज करने वाले हैं विलियम हार्वे। कौन है दोस्तों? विलियम हार्वे। देखिए मैं लिख देता हूँ, विलियम हार्वे। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र के, या हम कहें रक्त परिसंचरण या ब्लड परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में कहेंगे हम इसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया अभी आपको? हम इसके अभी ब्लड के भागों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्लड दो रूपों में होता है, एक होता है प्लाज्मा के रूप में और एक होता है रक्त कणिका, या हम इसे रक्तिकाणु ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको रक्त के दोनों भागों के बारे में लिख दिया है। रक्त में दो भाग पाए जाते हैं, एक का नाम है प्लाज्मा, दूसरे का नाम है रक्त कण, या हम इसे रक्तिकाणु के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा जो है इसमें 55% भाग में हमारे रक्त में पाया जाता है। रक्त कण हमारे शरीर में 40 से 45% हमारे शरीर में पाया जाता है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है यह हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 90% भाग जल होता है, या हम कहें तो यह 90% भाग जल से बना होता है और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कितने प्रतिशत भाग होता है पानी का? इसमें होता है 90% भाग और 10% भाग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन के नाम है, ये हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, फाइब्रोन्यूजन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है, ज़रा नोट कर लीजिएगा। फाइब्रोन्यूजन तथा प्रोथ्रोम्बिन के ये दो भाग होते हैं। यह दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। दोस्तों रक्त का थक्का क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। रक्त का थक्का एक ऐसा विशेष गुण होता है, जब हमारा मान लीजिए कहीं से हमारा शरीर का कोई हिस्सा कट गया, तो उधर से जब ब्लड निकलता है तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वह रक्त निकलना बंद हो जाता है, ठीक, और उधर एक परत सी जम जाती है, उसी को कहते हैं रक्त का थक्का। ये रक्त का थक्का जब फाइब्रोन्यूजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के कारण जमता है। दोस्तों इसी के कारण हमारा शरीर से ब्लड जो निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है। तो आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम सीकम नहीं दोस्तों, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ने से पहले आपको थोड़ा मुंह से बता देता हूँ। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रोन्यूजन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं, या कहें हम जब प्लाज्मा में जो फाइब्रोन्यूजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती हैं, अगर हम उसमें से फाइब्रोन्यूजन प्रोटीन को निकाल लें तो जो शेष हिस्सा बचता है वही सेरम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? आपने देखा होगा कि जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर जो है हमारे शरीर की जांच करते समय हमारे शरीर से ब्लड निकालता है, ब्लड टेस्ट होता है। तो डॉक्टर जो लोग हैं इसी को देखते हैं। मैं आपको सामने लिख देता हूँ किसको चेक करते हैं। हमारे डॉक्टर जो हैं वो करते हैं आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इधर मैं आप इधर लिख के दिखाता हूँ। तो इस चेक करते हैं सेरम को। ठीक है दोस्तों, किसको चेक करते हैं? सेरम को चेक करते हैं। आप ठीक से लिख लीजिएगा, साथ ही साथ नोट करते चलिएगा दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है, ऐसा आपको कहीं और थोड़ा डीपली नहीं समझा जाएगा। ब्लड का
क्वेश्चन बनता है ब्लड का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। या यदि आपको पता है तो हमारे वीडियो पे कमेंट पर कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चैनल से फ़ायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। ब्लड में जो रक्त कण है, जो प्लाज्मा के दो भाग बताए मैंने, प्लाज्मा और रक्त कण या रुधिर कणिकाएं। जो रक्त कण है इसके 3 भाग पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं, जिन्हें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इनका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक भाषा में देखें तो हम आरबीसी को कहेंगे एरिथ्रोसाइड। क्या कहेंगे दोस्तों, थोड़ा नोट करते चलिएगा, एरिथ्रोसाइड। और जो डब्ल्यूबीसी है इसे कहेंगे ल्यूकोसाइड। क्या कहेंगे दोस्तों, ल्यूकोसाइड। और जो तीसरा भाग है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, इसे कहेंगे हम थ्रम्बोसाइड। तो आपने आई होप कि आपने नोट किया होगा। तो एक और बार मैं बता देता हूँ आपको। आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइड, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट्स का या पट्टिकाणु का नाम है थ्रम्बोसाइड। तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रक्त में पाए जाने वाले रुधिर कणिकाओं के भागों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आरबीसी। आपको अभी तक आरबीसी का नाम रेड ब्लड सेल्स के नाम से बताया गया होगा। अगर हम 11th 12th में जाएं तो हम इसका नाम थोड़ा चेंज करके पढ़ते हैं। इसका नाम है रियल ब्लड कॉर्पुसेल्स। क्या है दोस्तों, रियल मतलब आर से रियल, बी से ब्लड, सी से कॉर्पुलेस। हिंदी में हम बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। रुद्राणु का 90 भाग, मतलब जो रुद्राणु मतलब रक्त कण जो है उसका 99% भाग आरबीसी होता है। ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट होता है, 99%। कितना भाग, 99% भाग होता है। आरबीसी की संख्या की बात करें तो हम यह होती है 5 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन होता है 50 लाख। कितना दोस्तों, 50 लाख से इसकी शुरुआत होती है, या पूरी संख्या इसकी 50 लाख से ज़्यादा हमारे शरीर में पाई जाती है। जो आरबीसी का केंद्रक, हम जानते हैं कि ज़्यादातर सब चीज़ का केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है दोस्तों। ज़रा नोट करते चलिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आरबीसी का नाम क्या बताया था मैंने दोस्तों, आपको याद हो तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा। आरबीसी का जीवन काल के बारे में हम बात करें तो 120 दिन होता है। कितना दोस्तों, कितना दिन होता है, 120। मतलब कि ये हमारे शरीर में एक बार बनने के बाद 4 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। ठीक है दोस्तों, कितने दिन रहता है, 120 दिन का जीवन काल होता है। इसका निर्माण, जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। वयस्क अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यकृत में होता है, वयस्क में नहीं, यह होता है भ्रूण में। जब बच्चा छोटा होता है तो रक्त का आरबीसी जो है इसका निर्माण होता है लीवर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण यकृत में होता है। खराब हुई मतलब जो खराब हुई जो सेल्स हैं वो यकृत में जाकर नष्ट हो जाती हैं। यकृत मतलब लीवर ही होता है दोस्तों। ठीक है, और जो लीवर है ये मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। ठीक दोस्तों, तो मैं एक और बार बता दूं, जो आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन का होता है। ठीक दोस्तों,
इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। थोड़ा दोस्तों राइटिंग आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे। ठीक दोस्तों, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यदि हम भ्रूण अवस्था में बात करें तो भ्रूण अवस्था में जब बच्चा माँ के गर्भाशय में या पेट में होता है तो इसका निर्माण, जो रक्त का निर्माण है, वो होता है यकृत में। कहाँ पर होता है दोस्तों? यकृत यानी लीवर में होता है। जो ब्लड खराब हो जाता है वह लीवर में जाकर ही नष्ट हो जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र, मैंने बताया था ना दोस्तों, प्लीहा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर हम इसके आकार की बात करें, आरबीसी के आकार के विषय में बात करें, तो जो आरबीसी का आकार है वह एक गोल आकार में पाया जाता है। किस आकार में पाया जाता है दोस्तों? गोल आकार में पाया जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? CO2 का परिवहन करना, यानी कि CO2 का हमारे शरीर से लेन देन करके बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पर गोलाकार में पाया जाता है। तो जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण दोस्तों ब्लड का रंग लाल होता है। किसके कारण ब्लड जो है उसका लाल रंग होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी के बारे में वैसे में बात कर रहे हैं हम। हीमोग्लोबिन में लोहा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लोहा पाया जाता है। हम अगर पुरुषों में हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ें तो ये 149 m से लेकर 100 ml तक पाया जाता है। पुरुषों में हम पढ़ें तो 149 से 100 ml तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जरा मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। अगर हम उसी बात को फीमेल में करें या मादा में करें तो वह जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, मैं एक और बार बता देता हूँ आपको, औरतों में कितनी मात्रा ब्लड में पाई जाती है। यह पाई जाती है 139 से, यानी कि 139 मतलब 139 से मिलती है। 139% से 100 ml तक मिल जाती है दोस्तों। कितनी ml? 100 ml तक हम ज्ञात कर सकते हैं। औरतों में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 mm से या प्रति मिलीलीटर से 100 ml पाया जाता है। नोट करने की बात मैं बता देता हूँ आपको। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। नोट करते चलिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी अंदर तक जानकारी आपको कहीं पर नहीं मिल सकती है दोस्तों। पूरा पढ़ लेंगे हम, रक्त के विषय में पूरी जानकारी ले लेंगे। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक, इस रोग को हम एक और नाम से जानते हैं, अरक्तता के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से? अरक्तता के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, तो इनकी अब पढ़ते हैं हम WBC के विषय में। तो WBC के अभी तक हम पढ़ रहे थे RBC के विषय में। ठीक दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम WBC के विषय में। तो ये WBC जो है इसका नाम वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स होता है। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो ये होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या होता है दोस्तों? श्वेत रक्त कणिकाएं। अगर हम इनकी संख्या के बारे में जानकारी करें तो ये 80,000 से, नहीं सॉरी दोस्तों, 8,000 से 10,000 के बीच में होती है।
नोट करते चलिएगा दोस्तों। 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। जो WBC है इनमें केंद्रक होता है। क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। एक और मैं नोट करने की बात बता देता हूँ, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है दोस्तों? WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नोट करते चलिएगा दोस्तों, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी कारण यह वाइट रंग की, यानी हम कहें तो सफ़ेद रंग की दिखती है। ठीक है दोस्तों, संख्या होती है 8,000 से 10,000 के बीच में। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नोट में मैंने बताया हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग की होती है। आकार की बात करें तो इसका आकार कोई नहीं होता या अनियमित होता है। इसका आकार अनियमित होता है, अर्थात यह हमारे शरीर की रक्षा करता है। आप नोट करते चलिएगा, यह हमारे शरीर की रक्षा करता है। WBC का क्या काम है? यह हमारे शरीर में एक सेना की तरह लड़ने का कार्य करता है। ठीक दोस्तों, हम इसका निर्माण की बात करें तो यह अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और जीवन काल इसका होता है केवल 4 दिन का जीवन काल मिलता है। नोट करते चलिएगा दोस्तों, थोड़ा भी छोड़ना नहीं है, सब एक एक पॉइंट ज्ञान की बात है दोस्तों, ब्लड के बारे में एक एक पॉइंट। ठीक दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं हम। मैं बता दूं आपको, WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जीवन काल 4 दिन का होता है। अगर हम RBC और WBC का रेशो निकालें तो हम पाएंगे कि RBC और WBC का रेशो होता है 600। क्या होता है? 601 इसका रेशो होता है, यानी अनुपात होता है। RBC को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो इसका नाम है, WBC को लिकोसाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिकोसाइड के नाम से जाना जाता है। WBC क्या करता है? यह संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। क्या काम करता है? संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। ठीक दोस्तों, मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो आपके लिए जो WBC है, इसका कार्य, इसका आकार, इसका जीवन काल, ऐसे ही इसी प्रकार RBC का जीवन काल, कार्य, सब कुछ याद रखना है। आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर देने से कदापि नहीं सोचेगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी नंबर का हो, या 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 6 नंबर का हो दोस्तों। ठीक दोस्तों, आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको इसके बाद बता देता हूँ प्लेटलेट्स क्या करते हैं। तो मैं थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेता हूँ दोस्तों। हम पढ़ते हैं अब प्लेटलेट्स के बारे में, सब के साथ नोट करते चलिएगा दोस्तों। ठीक, इसे थ्रोम्बोसाइड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोसाइड। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं, यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। सबके कारण मैं बताता जा रहा हूँ दोस्तों, तो आप नोट करते रहे होंगे। ठीक दोस्तों, थक्का जमाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोक देता है। रक्त का थक्का मतलब ये जो रक्त तेजी से स्पीड में निकलता है उसे रोक देने का कार्य करता है। इसके हम कलर की बात करें तो यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके जीवन के बारे में देखें, इसका जीवन कितने दिनों का होता है? ये 4 से 5 दिनों का जीवन काल पाया जाता है। कितने दिनों का पाया जाता है दोस्तों? 4 से 5 दिनों का पाया जाता है। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो यह प्रति घन मीटर में इसकी संख्या
2 लाख से 3 लाख के बीच में होती है। कितनी होती है? 2 लाख से 3 लाख के बीच में होती है। और डेंगू बीमारी से इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। अगर किसी को डेंगू रोग हो गया है तो उसके कारण ये प्रभावित होकर 80,000 से भी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स में का कार्य इतना ही है। इसका आकार बता दिए, इसकी संख्या बता दी, इसका जीवन काल बता दिया। आप आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं रक्त के कार्य के बारे में। रक्त के कार्य को आप एक दृष्टि में लिखते चलिएगा, मैं बता रहा हूँ, आप सुनते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, रक्त पचे भोज्य पदार्थ को परिवहन करता है। रक्त हमारे शरीर में भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। परिवहन करता है दोस्तों। रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। 2 कार्य हो गए दोस्तों, आपने लिख लिए होंगे। आप चाहें तो मैं एक और बार बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देख लें रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। यानी जो रक्त में जो गंदे पदार्थ हैं उनको भी निकालने का ये कार्य करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त क्या करता है? शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है। मलेरिया बुखार से जो पीलिया मैंने बताया था आपको, वह प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। क्या हो जाता है? शरीर का तापमान गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों से। अगर आपको लगता है कि चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसके पास में घंटी के बटन को भी दबा सकते हैं। वहाँ से ऑल पर कनेक्ट करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ के भूत के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट के, अगर आपके स्कूल में NCERT चलती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। हमारे यहाँ पर साथ ही साथ कंपटीशन के बच्चों के संबंधित सभी कोर्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ की भूत के साथ। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू।